सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी स्प्लिट हो रही है। इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। बोहर मॉडल ने इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया था कि हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि दूसरे की थाली में खीर ज़्यादा लगती है, तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हमेशा एक्साइटेड स्टेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड स्टेट में रह के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड स्टेट की तरफ ट्रेवल कर जाता है। अब वहां जाके उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। कुल मिला के मुद्दा ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में गया था वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए गया था, लेकिन वहां पे उसे पता चला कि यहाँ तो अनस्टेबिलिटी है। तो वापस से वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, लेकिन अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी को रिलीज करेगा। ये सब हमें बोहर मॉडल ने बताया था, यही सब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब एनर्जी, एंड व्हेन इट केम बैक फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोन। अब ये जो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ रहे हैं ये हम डी ऑर्बिटल के लिए पढ़ रहे हैं, और ये दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए एलिजिबल है। ये एक तो ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 6 बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल बनाते हैं, इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे टोटल 5 ऑर्बिटल थे, जिनमें से 3 नीचे हैं और 2 ऊपर हैं। इसको मैं नाम दे दूंगा T2G। T कितने हैं? 2 और 1 है G, तो टोटल 3 ऑर्बिटल हो गए, ये आ गए। और ये 2 ऑर्बिटल हैं तो इनको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा EG से, और सबसे बीच में मैं बना दूंगा ये डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अब जैसा हम ये ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं तो ये कंसीडर कर दिया जाएगा डेल्टा O। एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा O। अब ये जो मेरे 3 ऑर्बिटल हैं, ये 3 ऑर्बिटल ऊपर के 2 ऑर्बिटल पे इफेक्ट डालेंगे। टोटल ऑर्बिटल 5 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3/5, क्योंकि इन 3 ऑर्बिटल ने ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल पे इफेक्ट डाला है। उसी तरीके से ये 2 ऑर्बिटल जब इस पे इफेक्ट डालेंगे तो ये क्या कह दिया जाएगा? 2/5। दोनों के दोनों डेल्टा O है, क्योंकि हम ऑक्टाहेड्रल पढ़ रहे हैं। अब ये जो T2G है ये मेरा ग्राउंड स्टेट है, और ये जो मेरा EG है मेरा एक्साइटेड स्टेट है। इसे मैंने मान लिया X और इसे मैंने मान लिया Y। अब हम इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं। अगर मैं इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा? हमेशा एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 डेल्टा O Y माइनस 2/5 डेल्टा O X। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 0.6 डेल्टा O Y माइनस 0.4 डेल्टा O X। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कुछ डेल्टा O मैंने कॉमन ले लिया यहां से, ये हो गया मेरा 0.6y माइनस 0.4 x। ये मेरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ चुका है ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब आगे, अब हमारे पास इसमें भी 2 कंसेप्ट आते हैं। कब? एक तो जब मेरा एनर्जी गैप पेयरिंग एनर्जी से कम हो, और एक जब मेरा एनर्जी गैप पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हो। पहला कंसेप्ट हम सीखते हैं, फॉर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, मतलब जो भी मेरा एनर्जी गैप है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है। इसे डायग्राम से समझते हैं। T2G और EG, कुल मिला के मेरे पास टोटल कितने ऑर्बिटल है? 5 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल ने मुझे यही बताया था कि ईच ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड एंड मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। हम वही करेंगे। अब मेरे पास सबसे पहला कंसेप्ट D1, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन डालूंगा, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा मेरा? T2G में। तो मैंने क्या लिख दिया? T2G 1 और EG 0, क्योंकि EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। D2 दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर से मेरा T2G में 2 और EG में 0। अगला इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ आ गया। आप पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल को फॉलो करना है। हमें पहले हर ऑर्बिटल आधा आधा भरना चाहिए। अब अगला आएगा मेरा D3। D3 में भी क्या हो जाएगा? T2G में मेरे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और EG में मेरा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब आती है मजे की बात, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा D4 के ऊपर।
अब मुझे कैसे पता चलेगा कि पेयरिंग होगी क्या इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा? ध्यान से देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। डेल्टा ओ का मतलब क्या है? ये गैप वो ज्यादा है, मतलब गैप बहुत ज्यादा है। गैप बहुत ज्यादा है मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो कभी भी डायरेक्ट ईजी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप है। तो उसकी मजबूरी है, उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4, और Eg में कितना आ गया? 0। अब पेयरिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P ये हमेशा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में हमेशा पेयरिंग होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयरिंग शो करते हैं। अब जिस तरीके से मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, पांचवा इलेक्ट्रॉन भी मेरा कहां जाएगा? ऑब्वियसली पेयरिंग करेगा। तो T2G में कितने आ जाएंगे? 5, और Eg में 0। D6 इलेक्ट्रॉन, T2G में कितने आ जाएंगे? 6, और Eg में अब भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अब यहाँ पे पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे पता है जब मेरा T2G कंप्लीटली फिल हो चुका है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन ने पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, मतलब रिलीज करने के लिए तैयार है। अब वो इस बैरियर को देखेगा ही नहीं कि डेल्टा ओ ग्रेटर है कि स्मॉलर है। अब उसे पता है कि उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, मतलब अब जो मेरा 7th इलेक्ट्रॉन आएगा वो 7th इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G कंप्लीट फिल हो चुका है 6, अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? Eg में आ गया 1। D8, T2G कंप्लीट फिल हो चुका है, Eg में कितने आ गए? 2, ये भी आपको आधे आधे डालने हैं। D9, T2G में 6 ही हैं, और Eg में कितने हो गए? अब 3। अब उसी तरीके से D10, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, और Eg में कितने आ गए हैं? 4। ये हमारा डेल्टा O इज ग्रेटर देन P के लिए था। अब सेम ऐसा ही डेल्टा O इज स्मॉलर देन P के लिए भी है। डेल्टा O स्मॉलर देन P मतलब जो भी आपका एनर्जी गैप है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है। T2G और Eg। फिर से हम D1 के लिए पढ़ते हैं। T2G में पहला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। D2 और D3 के लिए भी सेम कंसेप्ट लगने वाला है। तीन इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आराम से आ ही जाएंगे। अब जैसा कि हमें पहले से पता है, मैंने आपको बताया डेल्टा O इज स्मॉलर देन P, मतलब जो भी मेरा पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है एनर्जी गैप से, मतलब एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है मतलब जो भी मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा उसको पेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स वेरी लीस्ट एनर्जी टू ट्रेवल इन दी एक्साइटेड स्टेट, तो वो डायरेक्टली ऊपर ट्रेवल कर जाएगा, मतलब मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? Eg में। बस आपको इन्हीं चीज का ध्यान रखना है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कि एनर्जी गैप ज्यादा है। उसी तरीके से अब जो मेरा D5 है उसमें भी क्या होगा? मेरा इलेक्ट्रॉन सीधा ऊपर चला जाएगा। T2G में 3 ही है और Eg में अब कितने हो गए हैं? 2। D6 फिर वही बात, अब छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाए? भाई जाहिर सी बात है छठा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट तो कूदेगा नहीं, अब इसको पहले अपनी स्टेबिलिटी लेनी है, मतलब अब ये क्या करेगा? पहले अपनी पेयरिंग दिखाएगा। तो मेरा छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G में। तो T2G में कितने हो गए? 4, और Eg में कितने हो गए? 2। D7 सेम चीज, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में आएगा। T2G में हो गए 5 और Eg में 2। D8 T2G में हो जाएंगे 6 और Eg में 2। अब D9, भाई इसने अपनी स्टेबिलिटी ले ली है, मतलब अब जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। T2G में हो गए 6 और Eg में हो गए 3। सेम ऐसे ही D10 T2G 6 एंड Eg 4। आप अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को देख भी सकते हैं, इधर 10 है, 6 और 4 10, 9 6 3 9, ऐसे करके आप पूरा का पूरा उसको अपना मैच भी कर सकते हैं कि कोई चीज गलत ना हो जाए। ये हमारा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का था, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम सबको पता होना चाहिए कि 6 ही बॉन्ड बनाता है, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 4 बॉन्ड बनाते हैं। ये पूरा का पूरा जो था वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए था कि पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा कि कम होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।